पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसने पूरे भारत को दो हिस्सों में बांट दिया। गैंगस्टर और पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया और उसके कुछ ही दिन बाद खुद अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर असैसिनेट कर दिया। अब भारत में 2 तरह के लोग हैं जो अपने पॉइंट्स दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक है वो लोग जो इसे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुई, और दूसरे हैं वो लोग जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक कॉमन मैन होने के नाते मैं कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू फील। तो मैंने इस मुद्दे पर और पढ़ना स्टार्ट किया, समझने की कोशिश की कि एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की एज में मर्डर का आरोप लगता है, वो 5 बार चुनाव जीतकर लीडर कैसे बन सकता है। क्यों हमारे लॉ ब्रेकर्स हमारे लॉ मेकर्स बन रहे हैं। क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई। आज के वीडियो में हम भारत के कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से गैंगस्टर्स लीडर्स बनते हैं, हीरोज बनते हैं, सेलिब्रेट होते हैं और पनिशमेंट की चपेट से बच जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कौन है अतीक अहमद। सबसे पहले समझते हैं कि ये इंसान है कौन। उनकी जर्नी एक नोबडी से लेकर एक बाहुबली यानी एक माफिया डॉन से लेकर एक पॉलिटिशियन तक बनी कैसे। अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर कहते हैं। फर्स्ट गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वो ऐसे पहले इंसान थे जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंडर बुक हुए थे। इनके ऊपर पहला केस तब लगा जब वो सिर्फ 17 साल के थे, और ये किसी छोटी मोटी चोरी का केस नहीं, मर्डर केस था। अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो उस मूवी में अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर्स पैसे कैसे कमाते थे वो अच्छी तरह से दिखाया गया। ये कोयले की चोरी करते थे। ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कोयला ट्रांसपोर्ट होता था और वो इन्हीं ट्रेन से कोयला चुराया करते थे। फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड हुए, सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को ही मिले, ताकि वो अपने इलीगल चोरी से लीगल चोरी की ओर बढ़ पाए। आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के गैंगस्टर हुआ करते थे। पुलिस भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से डरते थे। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी, ताकि दोनों गैंग के गैंग मेंबर्स एक दूसरे से भिड़ जाए और एक दूसरे को खत्म कर दे। इस वियर्ड लॉजिक की वजह से अतीक अहमद की गैंग बड़ी हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि अब अतीक का गेम खत्म हो गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली से एक कॉल आया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक समझ गए कि क्राइम छोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट असेंबली से इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गए, सिर्फ एक बार नहीं 5 बार कंसेक्यूटिवली। पॉलिटिशियन बनने के बाद उनके क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई, इनफैक्ट चल पड़ी। आज तक उनके अगेंस्ट 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिनमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस केसेस भी हैं। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली की क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल करियर को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते थे। वो लोकसभा में एमपी बनना चाहते थे और उन्होंने अपनी जगह अपने भाई को खड़ा किया, लेकिन उनका भाई समाजवादी पार्टी के राजू पाल से हार गए। अगले ही साल जब राजू पाल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अपने गाँव वापस जा रहे थे, तब उनका मर्डर कर दिया गया। अब यहाँ से अतीक अहमद के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्हें 3 साल के लिए राजूपाल मर्डर केस में जेल में रखा गया, लेकिन वहां से भी वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को मैनेज किया करते थे। बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा चलता था कि वो इलाहाबाद जेल में कैद थे। इलाहाबाद उनका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था। वो पूरा टाइम अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से ऑपरेट किया करते थे। 2017 में उन्हें इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया। सोचा कि अब उनकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में ही बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाए। सोचिए, हमारा सिस्टम इतना ब्रोकन है कि एक क्रिमिनल जेल में बैठकर क्राइम कर सकता है। जजेस उनके केसेस सुनने से डरते थे। उनकी बेल की केस से 10 हाईकोर्ट जजेस ने खुद को बाहर करवाया था। कहा था कि नहीं भाई, किसी और जज को देखो। इसके बाद उन्हें बरेली, इलाहाबाद और गुजरात के साबरमती जेल कंसिस्टेंटली मूव किया जाता था। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद के आईएसआई और लश्कर तोयबा के साथ कनेक्शंस है और उन्होंने ये कन्फेस भी किया था। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और एज अ प्रोसीजर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था, जब उन पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई और उन्हें और उनके भाई को मार दिया। चैप्टर 2, कुछ सवाल। अब यहाँ कुछ सवाल उठाना काफी वैलिड। ये सवाल हमारे सिस्टम के लिए है और कुछ सवाल हमारे मीडिया के लिए भी। अतीक अहमद को मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ वो कोई देसी कट्टा नहीं था, वो टर्की में बने इंपोर्टेड वेपन्स थे जो अक्सर पाकिस्तान में मिलते। वो इन 3 क्रिमिनल्स के हाथ आए कैसे? इन क्रिमिनल्स को डॉन के हॉस्पिटल के बाहर आने की एग्जैक्ट टाइम की खबर कैसे हुई? पुलिस ने उन्हें अतीक अहमद के इतने करीब आने ही कैसे दी? उन्होंने भागने की कोशिश भी क्यों नहीं की? सरेंडर कैसे और क्यों किया? ये सारे सवाल वैलिड है और हमारे सिस्टम को इन्हें एड्रेस करने की सख्त जरूरत। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये न्यूज कवर की, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज से उन्होंने एक फैक्ट छुपा दी। कुछ न्यूज आर्टिकल्स आपको ही दिखाता हूँ, आप ही देखिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है।
हेडलाइंस में से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मिसिंग है? हेडलाइंस में से ये इंसान एक क्रिमिनल है, मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे सीरियस क्राइम्स के लिए वांटेड है, इस फैक्ट को छुपाने की क्या जरूरत? लॉजिक मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब नेशनल मीडिया की बात करते हैं। हमारी नेशनल मीडिया के साथ एक प्रॉब्लम जरूर है कि हम हर टॉपिक को ऊपर से कवर करते हैं, एक इंसिडेंस को एज एन इंसिडेंस देखते हैं, गहराई में जाकर उनके रूट कॉजेस को समझने की कोशिश नहीं करते। तो कहानी के किरदार बदलते हैं, गैंगस्टर्स के नाम बदलते हैं, लेकिन क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन बरकरार रहता है। चलिए आज इस माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारे लॉ ब्रेकर्स ही हमारे लॉ मेकर्स बनते हैं और उनके अगेंस्ट प्रूफ होने के बावजूद एक्शन लेने में देरी क्यों होती है। चैप्टर 3, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। क्राइम और पॉलिटिक्स, टेक्निकली ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से कोसों दूर होने चाहिए, लेकिन भारत में सच उल्टा है। एक क्रिमिनल का एक पॉलिटिशियन में प्रमोशन होना एक लॉजिकल प्रोग्रेशन बन गया, और ये मैं नहीं, डेटा कहता है। 2004 के पहले जहां पार्लियामेंट के 24% लीडर्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, वो नंबर 2019 में बढ़कर 43% हो चुका है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी लॉ है ही नहीं जो किसी कैंडिडेट को क्रिमिनल केसेस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर दे। अगर किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी बड़ी क्रिमिनल केस पेंडिंग है, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये एक सिस्टेमिक फ्लॉ है जिसके पीछे का लॉजिक मेरी समझ से परे। 2014 में 1200 एनजीओज ने साथ मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने चाहे। तब उन्होंने भारत में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नोटिस किया कि अगर एक क्रिमिनल कैंडिडेट को और एक नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 8% ज्यादा है। यानी अगर एक कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो एक्चुअल में उसके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है। ये इंडियंस के एक इंटरेस्टिंग मेंटालिटी के ऊपर इशारा करता है। भारत आज भी एक रूरल देश है और गांव में लोगों को पता भी नहीं होगा कि किसके ऊपर कौन से केसेस चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिनके पास पावर है वही बदलाव ला सकता है, और वहीं पर वो धोखा खा जाता है। इसकी शुरुआत 1950s में ही हो चुकी थी, बूथ कैप्चरिंग के साथ। लोग किसे वोट देंगे ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। उससे अच्छा है कि लोग जहां पर वोट देने जाते हैं उस पोलिंग बूथ को ही कैप्चर कर लो, वहां अपने गुंडे बिठाओ और लोगों को फोर्स करके उसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए मजबूर करो जो अपना हो। 1999 में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले ये बूथ कैप्चरिंग के केसेस बहुत हुआ करते थे। अगर आपके गाँव में ऐसे इंसिडेंसेस आज भी होते हैं तो आप सीधे इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट कर सकते हैं सी विजिल ऐप के साथ। इलेक्शन के लिए पैसे लगते हैं, कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रैलीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है और आने वाले क्राउड को बिरयानी खिलानी भी पड़ती है। ये सारा पैसा आएगा कहां से? 1969 तक ये सारा पैसा कॉर्पोरेट डोनेशन से आता था, लेकिन तब की सरकार ने लॉज में चेंजेस लाए और बहुत समय के लिए कॉर्पोरेट फंडिंग रोक दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंपेनिंग रुक गई। कैंपेनिंग के लिए लगने वाला पैसा ब्लैक का पैसा होने लगा। क्रिमिनल्स को, पॉलिटिशियंस को पैसे देकर पॉलिटिक्स में अपनी पावर दिखाने का चांस यहीं से मिला। तब से अब तक यही सिलसिला चला आया है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एनएन वोरा कमेटी एस्टैब्लिश हुई, जिसका काम था कि ऑर्गेनाइज क्राइम और गवर्नमेंट के बीच जो लिंक्स है उन्हें एक्सपोज करना। दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसके सारे डिटेल्स इस रिपोर्ट में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। इसके सिर्फ 11 पेजेस पब्लिक डोमेन में है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सरकारें आई और गई, लेकिन आज भी ये रिपोर्ट पब्लिक से छुपाया जाता है। रीजंस क्या होंगे? इस रिपोर्ट ने किस किस की पोल खोली होगी, आप खुद ही सोच लीजिए। चैप्टर 4, एक्शंस अगेंस्ट क्रिमिनल्स। चलिए अब फोकस करते हैं कि भारत में क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश हो रही और क्रिमिनल्स को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2013 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया कि कन्विक्टेड ऑफिशियल्स को 6 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट केस दर्ज होगी, फिर उसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा और अगर वो गिल्टी पाया गया तो सिर्फ 6 सालों के लिए वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा। That's it. मुझे लगता है कि ये सही डायरेक्शन में है, लेकिन काफी छोटा स्टेप है। पनिशमेंट और हार्श होनी चाहिए, शायद परमानेंट होनी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टीज को एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनते हो जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसी कैंडिडेट को क्यों चुना। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि क्रिमिनल्स अक्सर अपने साथ पावर और पैसा दोनों लाते हैं, जिसकी जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए होती है, और पार्टियों का फोकस इलेक्शन जीतने पर होता है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स पर नहीं। तो वो बेट्स पावरफुल कैंडिडेट्स पर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स पर नहीं जो कैंडिडेट्स एक्चुअली अच्छे हो। अगर आपके एरिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, myneta.info। यहाँ आपको सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी और उनके अगेंस्ट कौन से क्रिमिनल केसेस दर्ज है ये भी पता चल जाएगा। आतिक अहमद का ये एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आपको उनके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।
देखिए, उन्होंने लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी 2008 में फाइल किया था, यानी 25 करोड़ की लीगल प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये आईटी रिटर्न्स फाइल ही नहीं करते। ये तो हुई बात एक्सट्रीम केसेस की, लेकिन आप हर पार्टी के हर कैंडिडेट की जानकारी यहाँ पर पा सकते हैं। याद रखिए कि भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आप डायरेक्टली आपके चीफ मिनिस्टर या देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, आप बस आपके एरिया के आपके रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो किसी ऐसे को वोट दीजिए जो एटलीस्ट एक क्रिमिनल ना हो, फिर वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। इलेक्शन से पहले जब आपके एरिया से कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं तो एक बार ये साइट जरूर विजिट कीजिए और सही कैंडिडेट को चुनिए। चलिए क्रिमिनल्स को हमारे लीडर्स बनने से रोकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या हमें अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल के मर्डर को सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और कोई भी थोड़ी अकल वाला इंसान इसे सेलिब्रेट करेगा भी नहीं। जिन लोगों ने मर्डर किया उन्हें एज अ मर्डरर ही ट्रीट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये सोचने की भी जरूरत है कि क्यों अतीक अहमद जैसा इंसान जिसने 17 साल की एज में मर्डर किया वो 5 बार चुनाव जीता। क्यों एक ऐसे इंसान को हमारा लीडर बनने का मौका मिला? क्यों हमारा सिस्टम इतना वीक है कि एक गैंगस्टर जेल से अपना क्रिमिनल एम्पायर ऑपरेट कर सकता है? क्यों हमारी जुडिशरी स्लो है और क्यों हमारे जजेस केसेस सुनने से भी डरते हैं? क्यों हम क्रिमिनल मुद्दों को रिलीजियस मुद्दे बना देते हैं? अगर सरकार को बदलाव चाहिए तो इन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। आने वाले समय में हम ऐसे ही सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं और सॉल्यूशंस भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो उन्हें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर नहीं लास्ट गैंगस्टर बनाना होगा और ये 1-2 दिन में होने वाली बात नहीं है। इसमें टाइम लगेगा और शुरुआत आप एक वोट से कर सकते हैं और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हीट वेव से हमारी इकोनॉमी का कैसे नुकसान होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इंडियन रोड सेफ क्यों नहीं है इसके बारे में हमने यहाँ पर वीडियो बनाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।